नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के नीचे फिसला है। 1.5% तक की कमजोरी ब्रेंट में दिख रही है। WTI क्रूड का भाव 64.5 के नीचे, यहाँ भी 1.5% की गिरावट। और MCX पर कच्चा तेल 4700 रुपये के नीचे, करीब 1.25% की नरमी। सवाल ये है कि ये गिरावट क्या और बढ़ेगी और क्या अभी आपको क्रूड में बेचकर ट्रेड लेना चाहिए, यही पहला सवाल होगा। राजीव कपूर है हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के, सचिन गुप्ता है चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बताइए राजीव जी, क्या शाम के कारोबार में कच्चे तेल में गिरावट और बढ़ने वाली है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से $1 से $1.5 की गिरावट और आ सकती है क्रूड ऑयल में। अभी $64 के आसपास उसमें ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि $63 तक ये गिरावट और जा सकती है। तो बिकवाली का ट्रेड ही बनता है, अराउंड 4700 पे बेच सकते हैं। 4740 का स्टॉप लॉस रखना है और 4640 का टारगेट रखना है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रमोद का, हरियाणा से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रमोद जी। जी, मुझे गोल्ड के बारे में पूछना है। लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा जी? गोल्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड में क्या रहेगा। बताइए सचिन जी, अगर थोड़ा लंबा नजरिया हो तो गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी देखिए, जिस तरीके से गोल्ड के अंदर जो रुझान निकल के आए हैं, फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हुए हैं, जिसके चलते प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में चल रहे हैं। बट अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो गोल्ड के अंदर जो है काफी अच्छे लेवल्स हैं यहाँ से बाइंग पोजीशंस लेने के लिए। इवन अगर यहाँ से 500 से 700 पॉइंट का भी डाउनफॉल होता है तो लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से जो है पोजीशंस डेफिनेटली बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है वापस से गोल्ड के प्राइसेस 46,000 47,000 के लेवल्स के आसपास में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है मोगली का, तेलंगाना से है हमारे साथ। पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ सर, चांदी के बारे में जी गुड पूछना चाह इवनिंग, रहा था पूछिए। मैं। अगले 6 महीने के लिए क्या है साहब उसका हालत चांदी का, सितंबर के उस पार? अगले 6 महीने में चांदी का, जी 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 बिल्कुल। बताइए राजीव जी, 6 महीने में चांदी का प्राइस क्या होने की उम्मीद, संभावना आपको अभी इस वक्त दिख रहा है? मृत्युंजय जी, चांदी एक रेंज में चला गया है अराउंड। मैं मोटा मोटा रेंज आपको बताऊं तो 70,000 का अपर साइड है, 71,000 का, और नीचे में 65,000 का एक मेजर सपोर्ट है। तो अभी लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में वापस बाजार 70 से 71,000 तक ऊपर में जा सकता है। तो ये लोअर बैंड से अभी वापस रिकवरी आती हुई दिख रही है। 68,000 के ऊपर टिकेगा बाजार, तो हमें 71,000 तक जाता हुआ दिखेगा अगले 2 से 3 महीने में। ठीक है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, मैंने कॉपर में मेगा लॉट के अंदर अभी आधी बनाई है, 671 रुपए के 35 पैसे में मैं लॉन्ग पोजीशन बनाई है। कैसा रहेगा? अच्छा, किस भाव पर लिया है आपने? एक बार जरा 671 दोबारा रुपए बताएं 35 रेट। पैसे। अच्छा बताइए सचिन जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, कॉपर में आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमें एक पुल बैक नजर आ रहा है और काफी अच्छे लेवल से इन्होंने पोजीशंस बनाई हुई है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 668 का, उस स्टॉप लॉस के साथ में इनको वेट करना चाहिए। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में 678 680 तक के रेंज जो है कॉपर के अंदर देखने को मिलेगी, वहां प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है। अगला सवाल है सुशील कुमार का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। हाँ जी, नमस्कार साहब।
ये यार एक तो बताइए ग्वार में क्या हो रहा है, कोई हलचल होगी कि नहीं होगी लंबी, और दूसरी चांदी वो एक बार बता रहे थे आपके चैनल पे कि जून में 1 लाख रुपए हो जाएगी, तो फिजिकल किस भाव पे लेनी चाहिए? बताइए राजीव जी, इन दोनों सवालों का क्या जवाब है? ग्वार का मार्केट कैसा रहने वाला है आगे, और चांदी अगर फिजिकल में स्पॉट मार्केट में चांदी खरीदनी हो तो किस भाव पर चांदी खरीदना चाहिए? मृत्युंजय जी, ग्वार सीट जो है 3800 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और 3800 से ही हम इसमें एक रिकवरी देखते हैं अराउंड 3900 तक। अगर बाजार ग्वार सीट का 3750 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि वहां पर फिर एक गिरावट आ सकती है जो बाजार को लेके जा सकती है अराउंड 3600 के स्तर तक। तो 3750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वार सीट के लिए नीचे में। जहां तक चांदी के सवाल की बात है, चांदी का मैंने अभी पहले भी उत्तर दिया, अराउंड 65,000 और 71,000 का बैंड बनाया हुआ है चांदी ने, और अभी जो है लोअर बैंड को वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और 68,000 का एक रेसिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो उस स्थिति में 70,000 से 71,000 का भाव ऊपर में आता हुआ दिखता है। और अगर 72,000 72,000 के ऊपर बाजार टिकता है टेक्निकल लेवल्स पर, तब हम इसमें फर्दर तेजी देखेंगे अराउंड 78 से 80,000। ओके, अगला सवाल है अनुराग जैन का। जैन साहब नमस्कार, पूछिए। इन्वेस्ट करना है सर अगस्त सितंबर तक, तो सर मुझे किस भाव पे खरीदना चाहिए और सर क्या टारगेट मिल जाएंगे? गोल्ड में? नहीं सर, चने में खरीदना है सर, फिजिकल में सर, चना को फिजिकल में। ओके ओके ओके, फिजिकल में खरीदना है सर। ठीक है सचिन जी बताइए। हाँ जी बताइए सचिन जी, क्या फिजिकल में अभी चना इस भाव पर खरीदना चाहिए या आपको लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बिकॉज चने के अंदर डाउन साइड से एक अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 43-4400 के लेवल से हमने एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखा है। ऑल्दो नो डाउट आने वाले टाइम में एक सीजनल डिमांड वापस से एक फेस्टिवल डिमांड जो है चने में देखने को मिलेगी, बट करंट लेवल से यहाँ पर बाय पोजीशंस बनाना रिकमेंड नहीं होगी। हमें लगता है कोई भी डिप मिलती है 200 से 300 पॉइंट की, तो वहां पर चने में वापस से एक फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ, मनोज जुड़ रहे हैं। बताइए मनोज जी। सर मेरा मस्टर्ड सीट पे सवाल है। मस्टर्ड सीट जी ऊपर में कहां तक जा सकती है? मस्टर्ड ऊपर में कहां तक जा सकती है? मस्टर्ड का प्राइस क्या अभी और बढ़ने वाला है क्या राजीव जी? क्योंकि दाम तो बहुत बढ़े हैं, क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है राजीव जी मस्टर्ड में? मृत्युंजय जी, मस्टर्ड में 6,000 का एक महत्वपूर्ण स्तर है, तो अभी मुझे लगता है कि 6,000 से थोड़ा बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। जो कंसोलिडेशन का फेस मुझे दिखता है वो दिखता है 6,000 और नीचे में 5700, इस रेंज में मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिन बाजार रहेगा, और उसके बाद फिर फर्दर दिशा इसमें हम बता पाएंगे उसके बाद। अभी तो ऐसा लगता है 6,000 और 5700 इस दो रेंज में रहने वाला है। ओके, अगला सवाल है मनोज जैन का। पूछिए जैन साहब। हाँ सर, कुणाल शाह जी से सवाल है मेरा, गोल्ड पे सवाल। हेलो हेलो, किन से सवाल है आपका? कुणाल जी, राजीव गुप्ता और कौन है नहीं हमारे शो में, लेकिन आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, गोल्ड में 49,000 फिजिकल में राजीव कपूर है, सचिन गुप्ता जी। सचिन गुप्ता। अच्छा, गोल्ड फिजिकल में क्या 49,000 के ऊपर जाएगा क्या? बताइए सचिन। जी जैन साहब जी, बिल्कुल गोल्ड के अंदर जो है वो तेजी का ही रुझान है। हालांकि अभी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बट हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर गोल्ड में वापस से एक रैली लौटती हुई नजर आएगी और 49,000 और 50,000 के लेवल्स जो है वो टेस्ट करता हुआ गोल्ड दिखेगा। और अब हम बात करेंगे कमोडिटी की क्लास में आज मसालों की, और जी बिजनेस और NCDX IPF की एक खास सीरीज है, और इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मसालों की। देश में मसाला इंडस्ट्री में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, और कोरोना काल में जिस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की डिमांड खपत बढ़ी है, इससे आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्टर मिलने की संभावना है, क्योंकि मजबूत घरेलू खपत के साथ साथ भारत के मसालों की विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है।
बहुत क्योंकि यहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में इससे किसानों के साथ साथ घरेलू इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा और इसमें कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की बड़ी भूमिका हो सकती है। आप जरा देखिए, जो मैं आंकड़े आपको बताने वाला हूं, इस आंकड़ों को आप गौर से सुनिए। भारत में 75 तरह के मसाले हैं। जी हाँ, 75 वैरायटी है मसालों के, लेकिन इनमें से कुछ मसालों का ही प्रमोशन और एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में ये जो इतनी ज़्यादा क्वालिटी हमारा यहाँ मौजूद है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसको कैसे बूस्ट किया जाए, इसकी खेती कैसे बढ़ाई जाए और इसमें डेरिवेटिव मार्केट की क्या भूमिका हो सकती है, एग्री एक्सचेंज की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और एक्सपोर्टर होने के साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। 2019-20 में भारत ने $300 करोड़ से ज्यादा का मसाला एक्सपोर्ट किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और अब स्पाइसेस बोर्ड ने साल 2025 तक एक्सपोर्ट $500 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वहीं साल 2030 तक $1000 करोड़ एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य तय किया गया है और मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत अपने अलग अलग देशों में मौजूद दूतावासों के जरिए प्रमोशन भी शुरू कर चुका है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की अहमियत धीरे धीरे कई देशों को समझ में आ रही है। भारत को भी मसाला एक्सपोर्ट के लिए अब अपना फोकस चीन और खाड़ी देशों के साथ लैटिन अमेरिका, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और अफ्रीकी देशों पर बढ़ाना होगा। सिर्फ फूड फ्लेवर्स के लिए नहीं, बल्कि सेहत से जोड़कर इसे प्रमोट करना होगा। भारत में सालाना करीब 90 लाख टन से ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। मसालों की खपत के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है। इस वजह से इस सेक्टर में रोजगार, निवेश और इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं हैं। मसालों की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छा साधन है। किसान एक ग्रुप बनाकर मसाला पैकिंग के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें महिलाओं और युवाओं को भी जोड़ा जा सकता है, यानी मसालों की खेती के साथ इसका खुद का कारोबार भी छोटे स्तर पर किसान शुरू कर सकते हैं। मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इंसेंटिव बढ़ाने के साथ इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी जोर देना होगा। भारत ही एक ऐसा मार्केट है जहां मसालों के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज NCDEX पर किसानों और ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। यही नहीं, NCDEX पर धनिया, हल्दी और जीरे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं, जहां पोजीशन बनाकर हाजिर के स्टॉक के रिस्क को कम किया जा सकता है। पूरी वैल्यू चेन में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स अपने प्राइस रिस्क की हेजिंग NCDEX के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इन प्रोडक्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि भागीदारी बढ़ने के साथ इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और स्पाइसेस इंडस्ट्री में निवेश की संभावनाओं को भुनाया जा सके। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये मार्केट कितना बड़ा है। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं वेदिका नार्वेकर, एग्री एनालिस्ट हैं आनंद राठी की। बहुत बहुत स्वागत है वेदिका जी आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि देश में पहले तो आप ये बताएं कि डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या है, मांग कैसी है और उसके मुकाबले सप्लाई कैसी है, और इस मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारोबार को देखते हुए कितनी संभावनाएं आपको भारतीय मसाला मार्केट में दिख रही है। गुड इवनिंग मृत्युंजय। यस मृत्युंजय, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो डेफिनेटली इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम बात करें तो इंडिया से करीबन 1.2 मिलियन टन स्पाइसेस का निर्यात हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लेवल रहा है। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 2019-20 में हुए थे वो माइनस कोविड थे, बट 2020 में स्पाइसेस की जो डिमांड थी, पर्टिकुलरली टर्मरिक, जीरा एज अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, वो एक अलग लेवल पे थी। डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली 2020 में स्पाइसेस का कंजम्पशन काफी बड़ा था। तो इवेंचुअली ये हुआ कि इसके कैरी ओवर स्टॉक्स जो है वो कम हुए हैं। सेकेंडली 2021 की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हालांकि धनिया, जीरा सभी का सोइंग एरिया जो है बढ़ने का अनुमान था, बट अनफेवरेबल वेदर के कारण प्रोडक्टिविटी जो है इस साल कम होगी।
तो बहुत सिंपल है कि लोअर कैरी ओवर फॉलोड बाय लोअर प्रोडक्शन अल्टीमेटली विल कीप ब्रॉडर सप्लाई साइड वीक। उसी के लिहाज से हम ये भी देख रहे हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल महीना जो है स्पाइसेस के लिए पीक हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग जीरा, धनिया या टर्मरिक की बात करें, बट अराइवल प्रेशर उतना नहीं बन पा रहा है। तो अगर रमजान के चलते बड़ी एक्सपोर्ट मांग को देखते हुए डेफिनेटली सप्लाई साइड जो है वो वीक है डिमांड को देखते हुए। यस मृत्युंजय। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि चूंकि रमजान के दौरान डिमांड अच्छी रहती है तो उसको देखते हुए सप्लाई कम है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इस मार्केट में पोटेंशियल तो है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मसालों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट मौजूद है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में इस मार्केट को वायदा बाजार की मदद से मसाले के मार्केट को कितना और मजबूत किया जा सकता है, और इसमें फ्यूचर मार्केट का कितना बड़ा रोल आप देख रही हैं? वेरी राइटली सेड मृत्युंजय। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली ये जो स्पाइसेस का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। भारत एकमेव मार्केट है जहां मसालों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट मौजूद है। अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो इंडिया एक सेंटर पॉइंट है स्पाइसेस के लिहाज से। इनफैक्ट वर्ल्ड का 50% ट्रेड इंडिया से आता है। वर्ल्ड मार्केट में ना केवल ट्रेंड सेटर है बल्कि इसने एक अपनी बड़ी जंप ली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ट्रांसपेरेंसी थ्रू फ्यूचर्स मार्केट प्लेटफॉर्म। बट अगर हम डोमेस्टिक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो आज की तारीख में स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स, एफपीओस ही है जो फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं। एफपीओस में अभी हालांकि चालू हो गए हैं। हेजेस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स बोलो, पैकेजर्स बोलो, ये अपनी जो बड़ी बड़ी रिस्क है वो कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में। ये जो है विन विन सिचुएशन होगा फॉर बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज द डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया फॉर द स्पाइस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आप कह रही हैं कि हेजिंग का पार्टिसिपेशन अभी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग मसालों की खेती होती है और कई बार खेती तो किसान करना चाहते हैं लेकिन उनको चूंकि भाव की जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक तरीके से मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो अनअवेयर रहते हैं और इसलिए खेती से रुझान कम हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मसालों की खेती को बढ़ावा देने में किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके लिए एक्सचेंज चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए जानकारी मिल सकती है। इसमें आप एक्सचेंज का क्या रोल देख रही हैं ताकि किसानों को वाजिब भाव की जानकारी मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा मसालों की खेती करे? यस डेफिनेटली मृत्युंजय। पोस्ट पेंडेमिक अगर हम लोग देखें तो एक परसेप्शनल शिफ्ट हुआ है ईटिंग हैबिट्स में, एंड इम्यूनिटी बूस्टर जो है स्पाइसेस, उसका रोल बहुत बड़ा रहा है। in fact many traditional Indian health drinks, most of them with healthy infusion of spices, उनको एक कमर्शियल इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर स्पाइसेस। Demand for spices should eventually rise and provide good lucrative returns to the farmers. Over and above this, farmers can also take benefit मिल सकता है फार्मर्स को एफपीओस के थ्रू, फार्मर्स प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके थ्रू फार्मर्स को यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बेनिफिट मिल सकता है। फार्मर्स कैन डिपॉजिट देयर स्टॉक्स थ्रू एफपीओस, और इसमें जो है एक्सचेंज और सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे फार्मर्स को मिलता है। फार्मर्स कैन ऑल्सो यूज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू टेक देयर सोइंग डिसीजन, उनको कभी सेल करना है, कभी सोइंग करनी है, कितना सो करना है, इसमें काफी बड़ा एक रोल होता है फ्यूचर्स मार्केट का प्राइस डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। तो ये 2-3 बेनिफिट है जो फार्मर्स को फ्यूचर्स मार्केट से बेनिफिट मिल सकते हैं। यस, मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मसालों के मार्केट में कितना पोटेंशियल है और इस मार्केट को कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसमें एक्सचेंज की क्या बड़ी भूमिका हो सकती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।